ले, नीम के पत्तों का काढ़ा बना करके पी ले, जामुन की गुठली का पाउडर बना करके उसको उबाल करके या पाउडर गर्म पानी के साथ पी ले। कहां जरूरत है साहब दवाई की? कहां जरूरत है बताओ? किसी का बीपी बढ़ा हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अर्जुन की छाल, अर्जुन तो सुना होगा, वो धनुर्धारी अर्जुन नहीं, पेड़ होता है अर्जुन, अर्जुन की छाल उबाल करके उसका काढ़ा बना करके पी लो। समझ में आ गई बात? तला हुआ मत खाओ, मत खाओ कचौड़ी, मत खाओ समोसे, मत खाओ, ऊपर से नमक मत डालो, और नमक भी डालना तो आयोडीन वाला मत लो, आपका सेंधा नमक इस्तेमाल करो या काला नमक इस्तेमाल करो। कम से कम खाना खाओ, तो कैसे नहीं होगा ब्लड प्रेशर ठीक? लेकिन ये मुर्गा भी खाना, मटन भी खाना, दारू भी पीनी है, समोसे भी खाना, कचौड़ी भी खानी है, तो ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होगा बताओ? अरे हो सकता कंट्रोल? नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, इसका कोई इलाज है ही नहीं साहब। अच्छा किसी के घुटने, डॉक्टर ने कहा कि आपके घुटने बदली होंगे। क्यों होंगे जी घुटने बदली? क्योंकि आपके घुटनों का ग्रीस बनना बंद हो गया है। उससे क्या हुआ? आपके घुटने घिस गए, इसलिए आपके घुटने बदली होंगे। अच्छा चलो मान लिया, भाई पढ़े लिखे नहीं है, बेवकूफ तो नहीं है ना? अरे हमने मेडिकल की पढ़ाई नहीं करी है, डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करी है, यहां पर सभी बैठे हुए लोगों से बात कर रहा हूं, लेकिन बेवकूफ तो नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, घुटने बदल दिए, हमने दूसरा घुटना लगवा लिया, क्या दूसरा घुटना लगवाने से ग्रीस वापस बनना शुरू हो जाएगा? नहीं। बोलो, अरे यही तो बदला है, लेकिन ये ग्रीस बनता कहां से? जिसे मेडिकल भाषा में सेवेनाइल फ्लूइड कहते हैं, जो सफेद लिक्विड है, ये कहां से बनता है? खाने से। तो जरूरत क्या है, घुटना बदलने की या खाना बदलने की? इतनी सी बात, इतनी सी बात है। किसी के घुटने में दर्द हो तो साहब आप अपना 10 किलो वजन कम कर लो, आपके घुटने का दर्द वैसे कम हो जाएगा। 10 किलो वजन कम कर लो, घुटना का दर्द तो वैसे ही कम हो जाएगा। ऑपरेशन क्यों कटवा रहे हो? अब असली चीज आपकी चल नहीं रही है, नकली चीज कितने दिन चलेगी बताओ? बताओ चलेगी? नहीं चलेगी ना। सही गलत है? तो बताओ, ये कोई डॉक्टर बताएगा आपको? डॉक्टर बताएगा तो उसका धंधा बंद नहीं हो जाएगा? अरे है या नहीं है? जैसा देखिए, मेरे ससुर जी को हेपेटाइटिस बी हो गया, पिछले साल की बात है, बड़ी गहरे से समझ। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी एक वायरस इन्फेक्टेड डिसीज है, जैसे HIV होता है, जैसे मलेरिया होता है, ऐसे ही हेपेटाइटिस बी भी एक इंसान के खून से दूसरे इंसान के खून में जाने वाला रोग है। और वो हो सकता है आपको दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड की वजह से भी हो जाए, हो सकता है आपको गलत ब्लड चढ़ गया उसकी वजह से भी हो जाए। हमारे ससुर जी को इसलिए हुआ क्योंकि उनके स्टंट डला, और स्टंट डलने की वजह से वो कोई औजार ऐसा इस्तेमाल हो गया जो किसी को पहले हेपेटाइटिस बी वाले को लगा हुआ हो, और वो मरणासन स्थिति में हो गए साहब। अगर आपको पता हो, थोड़ा बहुत जानकारी हो, तो हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं बिलिरुबिन, पाइल्स होता हो, जूस होता हो, तो वो अगर बढ़ जाएगा तो उसको बोलते हैं पीलिया। यस और नो? अगर वो बिना किसी वायरस के बढ़ा है तो उसको बोलेंगे हेपेटाइटिस ए, और अगर किसी वायरस से बढ़ा तो फिर उस वायरस की जांच होगी, वो वायरस या तो हेपेटाइटिस बी होगा या हेपेटाइटिस सी होगा। तो हमारे ससुर जी का बिलिरुबिन 36 पहुंच गया, लीवर की सूजन इतनी बढ़ गई कि SGOT SGPT 1000 से ऊपर पहुंच गए। और मैंने देश के सभी बड़े डॉक्टर और सभी बड़े अस्पतालों में कंसल्टेंसी कर ली, और सबका एक ही कहना था कि इनका लीवर कभी भी फेल हो सकता है, ये कभी भी कोमा में जा सकते हैं, आप इनको हमारे पास ले आओ और लीवर ट्रांसप्लांटेशन की, मतलब लीवर को बदली कराने की तैयारी आप कर लो, कोई लीवर का डोनेशन ढूंढ लो आप, 35-40 लाख रुपए लगेंगे। बरेली में एडमिट थे वो,
उसके बाद वो हमको जयपुर लाया और जयपुर में बैठ करके मैंने देश के कोने कोने में जो भी सबसे बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे, यानी कि लीवर के जो डॉक्टर थे, सबसे फोन पर मैंने कंसल्ट किया, रिपोर्ट भेजी, कंसल्टेंसी मांगी कि क्या इनका ओपिनियन, और सबका एक ही ओपिनियन था, ये मरीज कभी भी कोमा में जा सकता है। उसके बाद में मैंने जितने भी मेडिकल डॉक्टर थे सबके मैंने यूट्यूब पर उनके वीडियोस पढ़े, उनका ओपिनियन पढ़ा, और उनका एक ही कहना था कि आयुर्वेद पे विश्वास मत करना, आयुर्वेद पे मत जाना, इससे मरीज की जान जा सकती है। मैं एग्री हो गया, मैं मान गया बात को, क्योंकि मेरे ससुर जी की बात है, मेरे घर की बात है, मैं आयुर्वेद नहीं देने को तैयार हो गया। लेकिन मैं डॉक्टर से पूछ रहा हूं कि सर आपके पास इलाज क्या है? वो बोले हमारे पास कोई इलाज नहीं। हेपेटाइटिस बी में केवल एक गोली चलती है, केवल एक गोली, और उस गोली से आराम नहीं आ रहा, तो मेरे ससुर जी को मलेरिया की भी गोली दी गई, टाइफाइड की भी गोली दी गई, किसी भी एंटीबायोटिक से क्या पता इन पर असर पड़ जाए, और वो इतनी हार्ड गोलियां थी कि वो लीवर को और कमजोर कर दी। अब इतना पढ़ा लिखा तो मैं भी हूं, क्या ट्रीटमेंट चल रहा मुझे भी पता है, राइट और रॉन्ग, लेकिन मैंने अपना रिस्क लिया। 29 दिसंबर को मैंने एडमिट कराया उनको, और 4 जनवरी को मैंने उनको डिस्चार्ज कराया, घर ले आया, और अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इस्तेमाल कराया, और सब आज मेरे ससुर जी जिंदा हैं, ऊपर वाले के पास है। और अगर मैं उस ट्रीटमेंट के भरोसे रहता तो 100% श्योर था, क्योंकि पढ़ा लिखा ना होने की वजह से और पैसा जेब में ना होने की वजह से हमारे को डॉक्टर बोलने नहीं देते, नहीं बोलने देते। यस यस सर, यस सर, यस, हम पूछ नहीं सकते, सवाल नहीं पूछ सकते, बोला आप चुप रहिए, आप कुछ नहीं जानते, हम अपने तरीके से कर रहे हैं इलाज। मेरी बात का बुरा मत मानना, वो डॉक्टर बैठा हो तो, लेकिन सच यही है कि पेशेंट को हक नहीं होता पूछने का, साहब मेरे को हुआ क्या है, आप इलाज क्या करें, सही करो लगता है। तो दोस्तों ऐसा ही था अपने साथ में, लेकिन ये था कि हम ऐसी सिचुएशन में थे जिसके पास में ताकत होती है, वो किसी से भी लड़ सकता है, वो ताकत शरीर की हो, नॉलेज की हो, या फिर पैसे यानी पद की, ठीक है। तो दोस्तों उस वजह से मैं अपने ससुर जी को ले आया और उनको बचा लिया, नहीं तो उनका तय था डेफिनेटली कि ऑपरेशन होना ही होना था, ट्रांसप्लांट होना ही होना था। हर एक डॉक्टर ने, मैं किसी अस्पताल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हर अस्पताल ने, हर डॉक्टर ने मेरे को यही कहा एडमिट कराओ और इनका ट्रांसप्लांट करो, क्योंकि इलाज ही नहीं है साहब, इलाज ही नहीं है, तय बात है। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल के तौर पर रामदेव ने पतंजलि की कोरोना की दवाई बनाई, तो उसे मेडिकल साइंस मानने को तैयार ही नहीं कि इससे कोरोना से इलाज हो सकता है, जबकि जिन्होंने वो दवाई खाई होगी उसे फायदा हुआ नहीं हुआ ये उसे पता होगा। समझ में आ गई बात? तो मेडिकल साइंस आयुर्वेद को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या मेडिकल साइंस के पास में डायबिटीज का इलाज है? क्या मेडिकल साइंस के पास में ब्लड प्रेशर का इलाज है, कोलेस्ट्रॉल का इलाज है? और अगर नहीं है ना साहब, तो एक बार आप आयुर्वेद आजमा करके देखो। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम डॉक्टर भी नहीं हैं, लेकिन हमारे दादे परदादे हमारे को बता करके गए थे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, वो बता के गए। उन लोगों ने जो बताया था, जो उस नियम पे चलता है, जो उस कानून पे चलता है, वो आज भी स्वस्थ रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे दादा परदादाओं ने हमारे को सिखाया था कि सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना चाहिए, हाँ या ना? सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान आदि करके, पूजा पाठ करके, और तब जाकर के खाना खाना चाहिए। सूर्य अस्त के समय खाना नहीं खाना चाहिए, सूर्य अस्त होने के बाद में खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए,
यस और नो? सही है गलत है? क्यों कहा था ये सब बातें? मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, एग्जाम्पल समझाता हूं कि सुबह अगर आप नहाने के बाद में खाना खाते हो ना, तो साहब आपको भूख ज्यादा लगती है। महसूस करना, खाने के बाद जाड़ा लगेगा, नहाने के बाद भूख लगेगी, होता है। लेकिन किसको लगती है भूख? जो ठंडे पानी से नहाता है। जो गर्म पानी से नहाता है उसको नहीं लगती। किसके घर में हैंडपंप है? आज भी हैंडपंप। कितने लोगों के घर में हैंडपंप है? जिनके घर में हैंडपंप है वो लोग हैंडपंप के पानी से ही नहाएं। जिनके घर में टैंकी से पानी आ रहा है उनकी मजबूरी है ठंडे पानी को गर्म करके नहाना, क्योंकि पूरी रात पाइप में ठंडा हो रखा पानी, आपकी मजबूरी है। लेकिन गांव घर के लोग जितने भी हैं जिनके घर में नल है, साहब उसी ठंडे पानी से नहाओ। मेरे को याद आता है बचपन का दिन कि जब मकर संक्रांति का समय, कल मेरे को याद आ रहा था परसों कि मकर संक्रांति के समय में हमारे यहाँ जो त्योहार मनाया जाता है उत्तराखंड में, उसमें सुबह सुबह नहाना जरूर होता था और ठंडे पानी से हम नल में नहाते थे सुबह सुबह, और हमें ठंड नहीं लगती थी, हमें मजा आता था, एक्साइटमेंट में रहते थे। यस और नो? तो ठंडे पानी से नहाते हैं तो बाहर का तापमान कम होता है और अंदर का तापमान बढ़ता है। अंदर का तापमान बढ़ेगा तो भोजन पचेगा, इसीलिए कहा गया गरम खाना खाओ। गरम खाना खाओगे जल्दी पचेगा। लेकिन आजकल के लड़के लड़कियों को देखो, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे तो गंवार कहलाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, और वो भी सर्दियों के सीजन में। इन आंतों को सड़ा दो अच्छी तरह से, अब फिर बोलो कि साहब हमारे को बीपी हो गया, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ठंडी चीजें खा करके आपने अपना डाइजेशन सिस्टम खराब कर लिया। इसलिए बता करके गए वो कि भैया नहाने के बाद खाना खाना चाहिए, गर्म खाना खाना चाहिए, खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए बात? एक तो खाना खाते समय अगर आप बात नहीं करते तो आप भोजन का जो उसका जो सत्व है, यानी कि जो उसकी ताकत है, वो आपको पूरी तरह से मिलेगी। अगर आप बात करते समय, आप भोजन करते समय अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको जो भोजन का सत्व मिलेगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप भोजन करते समय मोबाइल देख रहे हैं, आप भोजन करते समय टीवी देख रहे हैं, भोजन करते समय आप बात कर रहे हैं, तो आप क्या खा रहे हो आपके शरीर को पता ही नहीं लगेगा। तो उससे फायदा कैसे होगा? हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे दूध में हल्दी डाल करके पियो। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई धूप से आए हो, गर्मी से आए हो तो ठंडे पानी से मत नहाओ, ठंडा पानी मत पियो। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बता करके गए कि साहब मांस मच्छी के साथ कभी भी दूध से बनी हुई चीज नहीं खानी। यस और नो? क्या वो डॉक्टर थे? नहीं थे ना। तो उसी चीज को हम दोस्तों बढ़ा रहे हैं आगे, जो पिछले 3 जनरेशनों में खत्म हो गई है। हमारे दादाजी तक ये चीजें ठीक थी, लेकिन दादाजी के बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन आई, यानी कि हमारे फादर लोग और आज हम लोग, हम अपने बच्चों को आज बहुत गलत चीजें दे रहे हैं। बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट, चाउमीन, केक, आइसक्रीम, ये सारी चीजें उनके शरीर के लिए नुकसानदायक है। पहली चीज तो ये है कि ये केमिकल से बनी हुई है, और दूसरी चीज ये है कि ज्यादातर में शुगर का इस्तेमाल हुआ है, चीनी का इस्तेमाल हुआ है, और या फिर केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। तीसरा मैदे का इस्तेमाल हुआ है, इनडाइजेस्टेबल है, नुकसानदायक है। इसकी वजह से आज ये लाइफस्टाइल डिसीजें बढ़ते जा रही हैं और हमारा देश पूरे विश्व की राजधानी बनते जा रहा है। ये जानकारी हमारे जितने फाइटर्स हैं, ये फाइटर्स घर घर जाकर के लोगों को देते हैं। अब इस जानकारी को देने से अगर आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दो, बर्गर पिज्जा खाना कम कर दो या बंद कर दो, आइसक्रीम खाना बंद कर दो, आपके घर में अगर रोग व्याध दूर हो जाए तो ये काम अच्छा है या बुरा है? अरे अच्छा है या बुरा? अच्छा है। और अगर कोई बीमार हो और वो बीमार हमसे अगर प्रोडक्ट ले ले और वो प्रोडक्ट लेने से अगर वो ठीक हो जाए, और वो भी मामूली से खर्चे में, 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगा करके लीवर का ऑपरेशन होकर के लीवर ठीक नहीं हो रहा है, और यहाँ 5-6 हजार रुपए के आयुर्वेदिक रस लेने से आपका लीवर ठीक हो जा रहा है। तो मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, ये काम अच्छा है या बुरा? अच्छा है। अरे अच्छा है या बुरा? अच्छा है। तीसरा, इस काम को करने से आपको रोजगार मिल रहा है,
एक हाउसवाइफ को रोजगार मिल रहा है, एक स्टूडेंट को रोजगार मिल रहा है, एक बेरोजगार आदमी को रोजगार मिल रहा है, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति जिसको अधिक कमाने की चाहत है उसको यहां से करोड़ों रुपए कमाने का बिजनेस मिल रहा है। मुझे बताइए काम अच्छा है या बुरा? दोस्तों, अब इससे अच्छा, इसी अच्छे काम की वजह से इन लोगों को सम्मानित किया गया था जिनको यहां पर मंच पर। अब अगर आप लोग भी इस काम को करना चाहते हैं तो पहली बात मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको इस काम को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ये आधे घंटे में समझ में आने वाला बिजनेस नहीं है कि आपको आधे घंटे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर यहां से करोड़ों रुपए अगर कमाए जा सकते हैं तो आधे घंटे में कैसे सारी चीजें आपको डिलीवर की जा सकती हैं? सही है गलत है? यस और नो? तो आपको जिसने भी आज यहां बुलाया है उससे दोबारा मिल करके और आप इस काम को समझिएगा। आपको दोबारा याद दिलाना चाहूंगा मैं कि मैं यहां पर अपने लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर आपके लिए आया हूं। इसमें आपका फायदा है, सबसे पहले आपका फायदा, उसके बाद मेरा फायदा है। क्योंकि अगर आज तक आप नहीं जुड़े हो मेरे साथ, अगर आप इस कंपनी को नहीं कर रहे हो, तब भी मैंने आज बता दिया कि मेरी क्या इनकम है करके महीने की। तो अगर आज आप जुड़ते हो, अगर आज आप इस काम को करते हो तो यहां से आपका जीवन जरूर बदलेगा, जीवन बदलने का एक रास्ता जरूर मिलेगा। समझ में आ गई बात? इसीलिए जिसने भी आज आपको यहां बुलाया है, आराम से घर जाकर के इस काम को दोबारा समझिएगा। क्योंकि इस कौतूहल भरे माहौल में कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है कि हम आधे घंटे में ये 100 करोड़ का बिजनेस समझ जाएं, इतना भी आसान नहीं है ये। राइट माय डियर फ्रेंड? इस काम को करने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन लेने के लिए क्या करना होगा आपको? सबसे पहले आपको यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना होगा कि आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की एक कॉपी देनी होगी। जो अभी अगर नहीं है तो इसको आप घर जाकर के व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट देंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके मोबाइल पर एक कोड आएगा और पासवर्ड आएगा। अब उस कोड को आपको एक्टिव कराना है। अब एक्टिव कैसे कराना है? हमारी कंपनी में लगभग 150 प्रोडक्ट है और वो 150 प्रोडक्ट में से कोई ना कोई प्रोडक्ट आपके काम का जरूर है। जरूरी नहीं है कि आपको हेल्थ प्रोडक्टों की ही आवश्यकता हो। भगवान न करे कभी आपको हेल्थ प्रोडक्ट खरीदने भी पड़े। ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए कि मैं ये दुआ करूं कि आप लोग बीमार हो और मैं आपका इलाज करके पैसा कमाऊं। ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। आपको, आपके परिवार को कभी भी दवाई की जरूरत न पड़े, ना हमारी कंपनी की और ना ही किसी और कंपनी की। ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो आप इस बिजनेस की शुरुआत दवाई लेकर के ही नहीं कर सकते हो, बल्कि खाद लेकर के भी कर सकते हो अगर आप किसान हो तो। आप फेस वॉश लेकर के भी कर सकते हो अगर आप फेस वॉश से मुंह धोते हो तो। आप साबुन लेकर के भी इस काम की शुरुआत कर सकते हो अगर आप साबुन से नहाते हो। अगर आप सर्फ लेकर के भी आप शुरुआत कर सकते हो अगर आप कपड़े धोते हो। राइट? तो आप 150 प्रोडक्ट में, मैंने कहा हर प्रोडक्ट में से कोई ना कोई प्रोडक्ट आपके काम का जरूर आपको मिलेगा। अब प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं कि प्रोडक्ट अच्छे हैं या नहीं है, तो दोस्तों एक प्रमाण तो आपने यहां पर देख लिया, लीवर वाला। और कितने लोगों ने प्रोडक्ट हाथ यूज किया? हाथ खड़ा करें। आप देख रहे हैं, ये सब लोग वो हैं जो प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं। अगर मैं एक एक को यहां बुला करके आगे मंच पर इनके प्रमाण अगर आपको बताऊं तो पूरा दिन इसी में लग जाएगा। और आप लोगों को भी जल्दी है, काफी समय हो गया है, घर जाना होगा, दूर दूर से आए। लेकिन इतना बताना चाहूंगा कि अगर प्रोडक्टों के रिजल्ट ना होते तो मैं महोबा में दोबारा नहीं आ पाता। दिनकर सर ही मेरे को वापस लौटा देते। आज से 3 साल पहले जब दिनकर सर से मिला था तो दिनकर सर ने प्रोडक्ट यूज किए थे। उन प्रोडक्टों से अगर फायदा नहीं हुआ होता तो ये मेरे को दोबारा बुलाते ही नहीं यहाँ पर। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? क्योंकि हर इंसान के लिए पैसे से पहले ज्यादा प्यारा होता है सम्मान।
यस और नो? देखिए, सम्मान की अगर बात करूं तो मैं ऐसा कोई भी वादा आपसे नहीं करूंगा, मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगा जिससे मैं पूरा नहीं कर सकता हूं या निभा नहीं सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर कोई यहाँ पर बीमार व्यक्ति बैठा हो और वो कहे कि सर मैं आपके प्रोडक्ट ले तो लूंगा, लेकिन क्या रिजल्ट की गारंटी आप देते हो, तो मैं मना कर दूंगा। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि प्रोडक्ट हमारे अच्छे हैं, लेकिन प्रोडक्ट अच्छे होने के बावजूद सबको फायदा मिल जाए इस बात की गारंटी नहीं है। ये डिपेंड करेगा सामने वाले के शरीर की बनावट के ऊपर, उसकी कोशिकाएं कैसे रिस्पॉन्स करती हैं, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। उदाहरण के तौर पर आसान शब्दों में आपको समझाऊं, अगर किसी को जुकाम लगा है तो किसी का जुकाम बिना दवाई खाए 3 दिन में ठीक हो जाता है और किसी का जुकाम बिना दवाई खाए 7 दिन में ठीक होता है। इसका मतलब वो सारा खेल है किसका? रोग प्रतिरोधक क्षमता का। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से मान लो 2 लोगों को सिर में दर्द हो और सिर दर्द की गोली हमने ली बाजार से, मेडिकल स्टोर से, एलोपैथिक मेडिसिन ले ली हमने। अब उसी गोली से एक का सिर दर्द ठीक हो गया और मेरा सिर दर्द ठीक नहीं हुआ। गोली खराब नहीं है, इसका मतलब अगर मेरा सिर दर्द ठीक नहीं हुआ है तो मेरी जो कोशिकाएं हैं वो उनमें इतनी ताकत नहीं रहेगी जितनी उस दूसरे व्यक्ति के शरीर में है। समझ में आ गई बात? गारंटी क्यों नहीं दे सकता? इसीलिए नहीं दे सकता कि साहब मेरे को पैसा कमाने के लिए सर झुका नहीं सकता, मैं नजरें नहीं झुका सकता। मैं बात करूंगा प्रमाण की कि प्रमाण हमारे इतने हैं कि प्रमाण दिखा सकता हूं आपको, और इतना तो आप भी समझदार होंगे कि गारंटी से ज्यादा महत्वता होती है प्रमाण की। मान लो मैंने गारंटी दे भी दी और आपने मेरे कहने से प्रोडक्ट ले भी लिए। सपोज करो आपको बीमारी है कोई और आपने मेरे कहने से प्रोडक्ट ले भी लिया और रिजल्ट नहीं मिला, और 3 महीने बाद आप मेरे को ढूंढते ढूंढते जयपुर पहुंचाओ कि भंडारी साहब पैसे वापस दो, आपने हमें गारंटी दी थी, यस और नो? अब आप मेरे घर में पहुंचो तो वहां पता लगे मेरे 13वीं की बैठक चल रही है, तो फिर किससे मांगोगे गारंटी के पैसे? यानी कि इंसान की गारंटी नहीं है तो क्या मैं सामान की गारंटी दे सकता हूं? मैं क्या दे सकता हूं? प्रमाण। क्या दे सकता हूं? प्रमाण। प्रमाण की अगर बात करूं तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, अगर आप अपने बच्चे को किसी कॉलेज में दाखिला कराते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो आप उस कॉलेज से गारंटी मांगेंगे या उसके पिछले 5 साल के रिजल्ट देखेंगे? पिछले 5 साल के रिजल्ट देखेंगे ना, कि कितने बच्चे पास आउट हुए, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कितने बच्चे यहां से इंजीनियर बने, यही तो देखोगे। क्या देख रहे हो आप? प्रमाण। क्या देख रहे हो? प्रमाण। जबकि अगर आप कॉलेज से गारंटी मांगना चाहोगे तो कॉलेज गारंटी नहीं देगा। किसी डॉक्टर से गारंटी मांगना चाहोगे, डॉक्टर गारंटी नहीं देगा। किसी डॉक्टर के पास आप अपने किसी परिजन को सर्जरी कराने के लिए लेकर के गए हो, तब भी आप किसी की रिकमेंडेशन पे गए होगे, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी सर्जरी करता है, यानी कि प्रमाण देख करके ही आप गए। समझ में आ गई बात? यस और नो? तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं आपको कि प्रमाण में एक नहीं आपको 1000 दिखा सकता हूं। समय का अभाव है। अगर आपको इस बिजनेस को करना है तो आप इन प्रोडक्टों को अच्छी तरह से समझिएगा, देखिएगा, और जो भी आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे वो प्रोडक्ट आप लोग ले लीजिएगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट लेने के लिए आपको 2000, 5000, 10,000 जितने भी आपकी जरूरत है, जितनी आपकी जेब अलाउ करती है, उतने के आप सामान ले सकते हो। कोई फिक्स पैकेज नहीं है। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? ओके। अब सामान लेना क्यों जरूरी है? दूसरा सवाल इसलिए जरूरी है साहब कि अगर आपने, मान लो मैं एक बैंक में काम करने वाला कर्मचारी हूं, आना हरीश सर, मैं एक बैंक में जॉब करता हूं और मैं आपके पास आया और मैंने आपको बताया कि साहब 10 लाख की एफडी करा लो, और 10 लाख की एफडी कराओगे तो 10 साल में आपके 20 लाख रुपए हो जाएंगे। यस और नो? और मैंने आपसे साइन करा लिए, आपके कागज ले लिए, लेकिन आपने मुझे पैसे नहीं दिए। अब 10 साल बाद आप मेरे पास आओगे 20 लाख रुपए दे दे कहने के लिए, दूंगा क्या? क्योंकि आपने तो अपना एफडी जो है एक्टिव कराई नहीं थी।
समझ में आ गई बात? मैं LIC का एजेंट हूँ और मैंने आपको इंश्योरेंस के फायदे समझाए। आपने फॉर्म साइन कर लिए, डॉक्यूमेंट दे दिए, लेकिन आपने LIC की किस्त नहीं भरी, तो क्या LIC का लाभ आपको या आपके परिवार को मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? आप स्कूल में अपने बच्चे को दाखिला कराने के लिए ले गए, फॉर्म भरा, साइन किया, कागज जमा करा लिए, लेकिन आपने फीस जमा नहीं करी, तो क्या स्कूल वाले बच्चे को पढ़ाने देंगे? सिंपल सी बात है, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको एक बार अपना कोड एक्टिव करना पड़ेगा। अब कोड एक्टिव कराना क्यों जरूरी है, प्रोडक्ट लेना क्यों जरूरी है? दूसरा कारण, क्योंकि प्रोडक्ट में चाहे कितने भी अच्छे हैं, बता दूं आपको, मैं चाहे आपको हनुमान की तरह छाती चीर करके दिखा दूं कि साहब हमारे प्रोडक्ट से कैंसर भी ठीक हुए हैं, हमारे कैंसर से जो फैमिली बच्चे से वंचित थी, शादी को 15-16 साल हो गए थे, उनको बच्चे भी हुए हैं, गायनेक प्रॉब्लम ठीक हुई है, घुटने ठीक हुए हैं, मैं चाहे छाती फाड़ करके दिखा दूं, लेकिन साहब आपको तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक आप खुद इस्तेमाल और खुद इस्तेमाल करना है। तो आपको इतना रिस्क लेने का डिसीजन तो लेना पड़ेगा कि यार 5-10 हजार रुपए लगा करके देखता हूं, इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। आज से 7 साल पहले मैंने भी रिस्क लिया था 18,500 रुपए का। मैं इस व्यापार में कैसे आया अब समझाता हूं, जो मैंने शुरुआत में बात बताई थी आपको। मैं अपनी फौज की नौकरी कर रहा था मस्त, मेरे पास एक दिन मेरे दोस्त का फोन आता है, वो भी आर्मी में, वो जयपुर में पोस्टेड था, पठानकोट में पोस्टेड था। उसने कहा भाई एक कंपनी खोली है हमारे संजीव सर ने, संजीव सर जो कंपनी के MD हैं, वो भी एक फौजी हैं, तो हम तीनों फौजी दोस्त थे, एक दूसरे को फौज के माध्यम से जानते थे। बोले संजीव सर ने कंपनी खोली आयुर्वेदिक, जिसमें बिजनेस है फलाना ढमकाना, यहाँ से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो मेरे को वो करोड़ों रुपए तो समझ में नहीं आए, लेकिन मेरे को हेल्थ प्रोडक्ट समझ में आए, क्योंकि उन दिनों में कब्ज से पीड़ित था और मेरे को टाइफाइड रिपीट होता था, तो मैंने ली थी आयुर्वेदिक औषधि यहाँ से कंपनी से। मैं इस बिजनेस में कैसे आया, प्रोडक्ट लिया, मेरे को कब्ज ठीक हो गया, मेरे को टाइफाइड उसके बाद कभी दोबारा नहीं हुआ, मेरी वाइफ का 8 किलो वजन कम हो गया, मेरे को विश्वास आ गया यहाँ से, और उसके बाद में मैं इसका प्रचार करना शुरू कर दिया। That's it. जानता मैं भी नहीं था इस बिजनेस के बारे में, जानता मैं भी नहीं था आयुर्वेद के बारे में, लेकिन जो मुझे परिणाम मिला था वही परिणाम मैं दूसरे लोगों के साथ शेयर करने लगा। दूसरे लोगों के साथ शेयर करने लगा तो उन लोगों ने भी, किसी ने मेरे पर विश्वास किया, किसी ने नहीं किया। जिसने विश्वास किया उसने प्रोडक्ट ले लिए, उसने प्रोडक्ट ले लिए तो उसको रिजल्ट मिल गया और मुझे मिल गया कमीशन। अब मेरे को यहाँ से 1.5 महीने में आ गए साहब 30,000 रुपए, मेरे को आ गया स्वाद, अरे यहाँ तो प्रचार करने का पैसा भी आता है। और उसके बाद में मैं इसकी गया ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग अटेंड करी और फिर उसके बाद में इसको प्रोफेशनल तरीके से पार्ट टाइम करना शुरू किया। ये है मेरी स्टोरी।